और इस कॉन्क्लेव में जुड़े हुए सभी विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स और हमारे किसान भाइयों, इस कॉन्क्लेव में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है और कृषि के क्षेत्र में विशेषकर पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश ने एक अलग इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश में पिछले 10-15 सालों में हमने सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया है। बेहतर सिंचाई की सुविधाएं हम अपने किसानों को दे रहे हैं। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, वो बढ़ा के हमने लगभग 10-12 साल में लगभग 43 लाख हेक्टेयर उसका रकबा किया है। सिंचाई का सवाल हो, किसानों को समय पर खाद, बीज, कीटनाशक इसकी उपलब्धता का सवाल हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया, किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश ने तय किया, हम किसानों की आय दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आय दुगनी करने के लिए हमने उत्पादन की लागत घटाने के प्रयास किए, उत्पादन का ठीक मूल्य मिल जाए इसके अनेकों प्रयत्न किए। किसान को बाजार जैसी सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने की कोशिश हमने की। अगर प्राकृतिक आपदा जैसी कोई संकट आए उसमें सहायता उपलब्ध कराने का हमने प्रयास किया। कृषि के विविधीकरण पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। कुल मिला के इन सारी सुविधाओं के कारण पिछले 10-12 साल में मध्य प्रदेश ने गेहूं के उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया। धान का उत्पादन हमारा जबरदस्त बढ़ा है। सोयाबीन 60% मध्य प्रदेश में पैदा होता है देश का। दलहनी फसलों में हमने चमत्कार किया है। अभी ग्रीष्मकालीन मूंगी अगर आप देखेंगे तो हजारों किसान थर्ड क्रॉप के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अन्न के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। लेकिन हम केवल परंपरागत खेती नहीं करना चाहते। हमने कृषि के विविधीकरण पर जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर है, वो भी करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश में इसलिए हमारे उद्यान की मंत्री भारत सिंह जी के नेतृत्व में पूरी टीम हार्टिकल्चर का रकबा कैसे बढ़े, उद्यानिकी का रकबा बढ़े और केवल हम फल और सब्जियां पैदा ना करें, हम उसको फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अलग अलग 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे मध्य प्रदेश में है और इसलिए अलग अलग प्रकार की फसलें हम उगाने का काम कर रहे हैं। संतरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। धनिया बीज के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। अमरूद, टमाटर, प्याज, फूलगोभी, हरी मिर्च, हरी मटर, नींबू, बंद गोभी, आलू, केला, इनमें भी मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। और 2,05,19,000 हेक्टेयर में से अभी 20,91,000 हेक्टेयर में हम उद्यान की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
धान की फसलों के उत्पादन के साथ साथ हमने वैल्यू एडिशन करने के लिए फूड प्रोसेसिंग की एक आकर्षक नीति बनाई है। हमने एक कार्यक्रम और शुरू किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। टमाटर मध्य प्रदेश में बहुतायत हो रहा है और मध्य प्रदेश के लगभग 12 जिलों ने एक जिला एक उत्पाद में टमाटर का चयन किया है। और मैं जब आपके सामने बैठा हूं तो मैं भी किसान हूं और किसानी में भी मैं हार्टिकल्चर की फसलें भी उगाता हूं। मैंने अनार उगाए, मैंने अमरूद उगाए, आम की खेती कर रहा हूं। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस साल मैंने 9 एकड़ में टमाटर लगाए और आज मैं हिसाब किताब करके आया हूं टोमेटो कॉन्क्लेव में, तो 9 एकड़ में मेरा 766 टन टमाटर निकला है। टमाटर के उत्पादन में हमने रिकॉर्ड बनाया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 85 टन प्रति एकड़ एवरेज है और हमने दो वैरायटी लगाई थी, एक साहो सीजेंटा देसी और एक 2178 सीजेंटा वैरायटी, ये हाइब्रिड थी। तो एक तो अगर हम सही समय पर सही चीजों का उपयोग कर उत्पादन करना चाहें तो उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता है। लेकिन एक समस्या आती है कि अगर इतना टमाटर पैदा हो जाए तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि टमाटर के दाम गिरे, 50 पैसा किलो टमाटर, किसानों ने टमाटर सड़कों पर बिखेर दिया। और इसलिए अब जरूरी है कि हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ें और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की एक अलग बहुत अच्छी नीति हमने फूड प्रोसेसिंग की बनाई है। टोमेटो कॉन्क्लेव के अवसर पर मैं अपने किसान भाइयों को यह संदेश जरूर देना चाहता हूं, गेहूं और धान के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब फसलों का क्रॉप का जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा हमको। आज जरूर गेहूं की जरूरत दुनिया भर के बाजार में है और हमारे किसानों ने जो गेहूं पैदा किया वो निर्यात भी हो रहा था। अभी अपनी घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन फिर भी हमारे अन्न के भंडार भरे। अब हमको परंपरागत फसलों से अपनी खेती को परिवर्तित करते हुए जिन चीजों की आवश्यकता है या जिनका एक्सपोर्ट करके दुनिया के बाजारों से हम ठीक दाम अपने किसानों को दिला सकते हैं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, इस तरफ बढ़ना पड़ेगा। और उसमें भी आज मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, प्राकृतिक खेती का। मित्रों, हमारी ड्यूटी है हम उत्पादन घटने ना दें, उत्पादन बढ़ाएं, चाहे वो अन्न का हो, फल सब्जियों का हो, अन्य फसलों का हो। लेकिन एक चिंता प्रधानमंत्री जी की भी है और वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, वो देश की भी चिंता है और दुनिया की भी चिंता है। केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग के कारण फसलें तो इंसान के लिए हानिकारक हो रही है, कई तरह की बीमारियां पैदा होती है, धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। आज मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना भी जरूरी है
जरा हम सोचें कि ये धरती माता केवल हमारे लिए, इसी पीढ़ी के लिए, क्या आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर ठीक ढंग से रह पाए, ये चिंता हमारी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए हम फसलों के उत्पादन के साथ साथ इस बात की चिंता भी करें कि केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को हम कैसे नियंत्रित करें। और उपाय है प्राकृतिक खेती, जीवामृत, घन जीवामृत, गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, उन सब से ये बनाए जाते हैं। हजारों किसान आज प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आज प्रबुद्ध किसान यहां बैठे, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे पास जितनी जमीन है, पूरी जमीन में नहीं, 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में, आधे एकड़ में प्राकृतिक खेती जरूर करना। एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने भी स्वयं संकल्प लिया है कि मैं भी 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती ही करूंगा। और प्राकृतिक खेती के बारे में, ये दोनों चीजें अलग है। जैविक खेती, जिसमें हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, और प्राकृतिक खेती। अभी समय नहीं है कि मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको, लेकिन प्राकृतिक खेती में हम जो जीवामृत, घन जीवामृत डालते हैं, उसके कारण जो मित्र कीट है उनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो धरती को, स्वास्थ्य को ठीक कर देते हैं और फसलों का उत्पादन बढ़ता है। पहले साल थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन दूसरे साल, तीसरे साल पूरा कवर हो जाता है। और ये केवल गेहूं चना के लिए नहीं है, धान के लिए नहीं है, सब्जियों में भी इसका प्रयोग हो सकता है, फलों में भी इसका प्रयोग हो सकता है। टमाटर भी आप प्राकृतिक उगा सकते हैं, मैं भी प्रयोग करूंगा। और प्राकृतिक खेती से आपने टमाटर उगा लिए तो इंसानों के लिए वो हानिकारक नहीं होंगे, धरती का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उनके रेट भी आपको ठीक मिलेंगे, और दुनिया के बाजार में भी उनकी डिमांड होगी। और इसलिए एक तरफ हम परंपरागत खेती के स्थान पर खेती के विविधीकरण की तरफ जाए। टमाटर के बिना आज घर गृहस्थी का काम नहीं चलता। ये 2 सब्जियां ऐसी है, आलू और टमाटर, जिसको किसी में भी मिला दो उसी जैसा हो जाते। आप टमाटर कहीं भी मिक्स कर दो, आप दाल में मिला दो, आप खिचड़ी में मिला दो, आप आलू टमाटर बना दो, आप पत्ता गोभी और फूल गोभी में मिला दो, आप बैगन के साथ टमाटर की सब्जी बना दो। टमाटर हर कहीं फिट है, वैसे टमाटर की डिमांड भी काफी है, फिट के साथ हिट भी है। रेट टमाटर के बढ़ते हैं तो वो मुद्दा बन जाता है कि टमाटर के दाम इतने, इसलिए टमाटर का फ्यूचर बहुत बेटर है, इसलिए टमाटर की खेती आप कीजिए। अब थोड़ा सा इसमें समय का भी महत्व होता है, किस समय वो, कई बार एक साथ ही अपन ने बहुत लगा दिए तो ये किसानों के ग्रुप बन सकते हैं। जैसे मैंने जुलाई में टमाटर लगाए थे, और जुलाई में टमाटर लगाए तो अक्टूबर तक आए ठीक से, सितंबर एंड अक्टूबर, तो उस समय रेट अच्छे थे। एक समय होता है जब आपको रेट अच्छे मिलते हैं, फिर एक साथ जब बहुत सा आता है तो रेट कुछ गिरते हैं। तो अगर थोड़ा युक्ति बुद्धि से करेंगे तो लोगों को टमाटर मिल जाएगा, अप्रत्याशित दाम नहीं बढ़ेंगे, और एक साथ आने पे कीमत भी नहीं घटेगी। एक्सपोर्ट क्वालिटी का टमाटर भी उगाया जा सकता है, और टमाटर का सूप हो, टमाटर का जूस हो, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, बहुत उपयोगी है। और इसलिए जो फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां लगनी चाहिए, उसकी तरफ भी निवेशक मित्र बैठे होंगे, वो ध्यान दें। हमारी फूड प्रोसेसिंग की नीति को जरा ध्यान से देखें। हमारा जोर है पूरी तरह से खेती को, किसानों की आय दुगना करने के लिए, कि हम हार्टिकल्चर की फसलों की तरफ जाएं। और उसके लिए हम लोग कई तरह के, ड्रिप पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, स्प्रिंकलर पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, पॉली हाउस पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, उद्यान की फसलों के विस्तार के लिए
उन्नत पौधरोपण सामग्री, बीज इत्यादि के लिए अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी विकास मिशन, MIDH, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY, प्रधानमंत्री फसल योजना, इन सब का लाभ जो केंद्र सरकार की योजना है वो भी हम दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य की भी जो प्रमुख योजनाएं हैं, फल पौध रोपण, व्यवसायिक उद्यान की फसलों के संरक्षित खेती की प्रोत्साहन की योजना, हार्टिकल्चर के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना, मसाला क्षेत्र विस्तार। और मसालों में के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान बहुत ऊपर है। नीमच, मंदसौर आप चले जाइए, हर तरह का मसाला वहां उगा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए मैंने कहा हमारी नीति, उद्यान की फसलों के फसलोत्तर प्रबंधन के लिए भी कोल्ड स्टोरेज की चैन, उसकी अधोसंरचना के विकास के काम में भी हम लगे हुए हैं। तो एक नहीं, अनेकों इस तरह की योजनाएं हैं जिसका लाभ लेके आप उद्यान की फसलों का उत्पादन करके अधिक लाभ भी कमा सकते हैं और जनता को फल और सब्जियां बेहतर ढंग से उगा सकते हैं। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। आज के इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव में जो टमाटर फसल और उसके निर्यात, एक्सपोर्ट, भंडारण, प्रसंस्करण, वैल्यू चेन को जो बढ़ाने के आप प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों का मैं स्वागत करता हूं और पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं कि हमारे एक्सपर्ट्स, गेस्ट जो आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं, वो उद्यान की और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी समस्याएं, उनका हल निकालने में निश्चित तौर पर सुझाव भी देंगे, अपने विचारों का प्रकटीकरण भी करेंगे। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि आप जो नए विचार देंगे, सुझाव देंगे टोमेटो कॉन्क्लेव में, उन सुझावों को धरती पर किसानों के बीच लागू करने में मेरी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उनको ठीक ढंग से जमीन पर लागू करने का काम करेगी। ये सभी विशेषज्ञों को, सभी पधारे हुए अतिथियों को, हमारे नीदरलैंड से आए हुए हमारे एम्बेसडर महोदय जो हमारे बीच में उपस्थित है, उनको, उनकी टीम को, कृषि काउंसलर जो नीदरलैंड के आए हैं और हमारे VC जो बैठे हुए, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और मैं फिर कहता हूं कि इस चिंतन से, मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसको किसानों के बीच पहुंचाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तीन अपने उद्यमी